आ जाएंगे सभी साथी क्लास में। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एफएम कुल परिवार पर। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के बैच में, जो हमारी शाम को क्लास चलती है, उसमें हम लोग जो पहुंच चुके थे। हम लोग राजनीतिक मूल अवधारणाओं पर चर्चा कर रहे थे, और राजनीतिक मूल अवधारणाओं में हमने इनका परिचय देखा। और हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 1 यानी अधिकारों पर बात कर रहे थे। अधिकारों पर बात हम लोग कर रहे थे। हमने बताया था आपको कि जो स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता में अधिकार सम्मिलित होते हैं, और अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इसलिए अधिकारों की चर्चा पहले होती है और हमारी स्वतंत्रता की चर्चा बाद में होती है। तो इसलिए हम लोग पहला जो चैप्टर आता है हमारा राजनीतिक मूल अवधारणाओं में, वो अधिकार का चैप्टर आता है। अधिकार यानी राइट। मैंने आपको बताया था अधिकारों के बारे में कि अधिकार क्या होते हैं। कि अधिकार ऐसी आवश्यक परिस्थितियां हैं, ऐसी सामाजिक परिस्थितियां हैं जीवन की, जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। अधिकार सामाजिक जीवन की ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके अभाव में व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। अधिकार व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अधिकार व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। अधिकारों को देता कौन है? तो अधिकारों को समाज देता है। और इनकी सुरक्षा कौन करता है? तो राज्य इनकी सुरक्षा करता है। अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? तो राज्य इनकी सुरक्षा करता है। अधिकारों की अंग्रेजी क्या होती है? अधिकारों की अंग्रेजी क्या होती है? तो राइट। अधिकारों का अर्थ क्या है? उचित, यानी उचित का दावा। इनका विलोम क्या है? अनुचित। तो जहां उचित है वहीं अधिकार है। आप कहें तो भैया कि ये शिक्षा पाना हमारा अधिकार है, इसका मतलब वो उचित बात है। तो अधिकार क्या होते हैं? उचित का दावा होते हैं। अधिकारों को देने वाला कौन होता है? समाज देता है। इनकी सुरक्षा कौन करता है? तो जो राज्य होता है इनकी सुरक्षा करता है। इतनी बात मैंने आपको बताई होगी, ठीक है। आज हम बात करते हैं और आगे चलते हैं इस चैप्टर में। नया टॉपिक डाल दीजिए आप लोग, अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। 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 तो अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण कथन किस किस के हैं? जैसे हमारे लॉस्की का है। जो लॉस्की का कथन है वो तो हमारे अधिकारों की परिभाषा ही है, क्योंकि सर्वमान्य कथन है लॉस्की का, सबसे ज़्यादा माना जाता है। एक हमारे बोसांके हैं, वाइल्ड हैं, इनके कथन हैं कुछ। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉस्की का क्या कथन है। लॉस्की क्या कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकता। लिखिए, लॉस्की के अनुसार, या फिर लॉस्की का कथन है। लॉस्की का कथन है। लॉस्की का कथन है। लॉस्की क्या कहते हैं? लिखिए, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का
विकास नहीं कर सकता। तो ये किसका कथन है? ये लॉस्की का कथन माना जाता है। एक है हमारे बोसांके। बोसांके कहते हैं कि अधिकार वह मांग है, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो लिखिए, अधिकार किसके अनुसार? बोसांके के अनुसार। बोसांके के अनुसार क्या है? बोसांके के अनुसार लिखिए, बोसांके कहते हैं कि अधिकार वह मांग है, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। राज्य क्या करता है? लागू करता है। तो अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये किसका कथन है? तो बोसांके का कथन। एक है वाइल्ड। वाइल्ड, वाइल्ड क्या कहते हैं? वाइल्ड कहते हैं कि अधिकार कुछ विशेष कार्यों के लिए या फिर अधिकार कुछ विशेष कार्य करने के लिए स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग है। कौन कहते हैं? वाइल्ड। कि अधिकार कुछ विशेष कार्य करने के लिए स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग है। लिखिए, वाइल्ड के अनुसार, वाइल्ड के अनुसार वाइल्ड के अनुसार क्या लिखेंगे हम इसमें? वाइल्ड, वाइल्ड क्या कहते हैं कि अधिकार कुछ विशेष कार्य करने के लिए, अधिकार कुछ विशेष कार्य अधिकार कुछ विशेष कार्य करने के लिए स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग है। क्या है भैया? विवेकपूर्ण मांग है। ये कौन कहते हैं? तो ये हमारे वाइल्ड के अनुसार। कौन कहते हैं? वाइल्ड कहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कथन है हमारे। हमने देखा लॉस्की का है, बोसांके का है, वाइल्ड का है। ये कथन कुछ इंपॉर्टेंट है अधिकारों से संबंधित। ठीक भैया, अगला टॉपिक डालें, अधिकारों की विशेषताएं। अधिकारों की विशेषताएं, ये जरा स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, क्योंकि फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक, अधिकारों की विशेषताएं। अधिकार की विशेषताएं। अधिकार की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं अधिकारों की? साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो हमारे अधिकार होते हैं, अधिकार किसकी देन मानी जाती है? तो अधिकार हमारे समाज की देन मानी जाती है। किसकी देन मानी जाती है? अधिकार, अधिकार हमारे समाज की देन मानी जाती है। इसलिए जो हमारे अधिकार होते हैं, इसलिए इन अधिकारों का प्रयोग हम समाज से हटकर नहीं कर सकते। मतलब समाज में रहकर ही हम इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, समाज के विरुद्ध हम इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। पहली बात आपको क्लियर समझ में आई? अधिकार क्या होते हैं? अधिकार समाज की देन मानी जाती है।
इसलिए हम इन अधिकारों का प्रयोग केवल समाज में रहकर ही कर सकते हैं, समाज के विरुद्ध इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। ये क्या मानी जाती है? समाज अधिकारों की विशेषताएं मानी जाती हैं। अधिकार जो होते हैं, अधिकार सदैव गतिशील और परिवर्तनशील प्राणी को दिए जाते हैं और इनमें समय समय पर परिवर्तन देखने को मिलता है हमको। अधिकार सदैव गतिशील एवं परिवर्तनशील प्राणी को दिया जाता है और भैया इसमें हमको समय समय पर, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार इसमें क्या देखने को मिलता है? हमें इसमें अंतर देखने को मिलता है। जैसे ये हमारा मार्कर है, ये कहने लगे कि भैया हमारे अधिकारों की दावत दो, आप दावत दो हमारे अधिकारों की। जैसे शादी है, शादी में आप गए शादी करने अपनी, तो आप दावत देंगे भाई लोगों को, ऐसे ये है। ये कहने लगा हमारे अधिकार है लिखना, कि भैया हमारे अधिकार की दावत दो। इसका कोई अधिकार नहीं, ये क्या है? ये निर्जीव है साथियों। हमने बताया अधिकार केवल परिवर्तनशील और गतिशील प्राणी को दिया जाता है, तो ये परिवर्तनशील गतिशील नहीं है, इसलिए इसका कोई अधिकार नहीं है, ये वस्तु है, निर्जीव है। तो अधिकार सदैव गतिशील और परिवर्तनशील प्राणी को दिया जाता है, इसमें समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन देखने को मिलता है। अधिकार सदैव सामाजिक प्राणी को दिया जाता है। अधिकार किसको दिया जाता है? सामाजिक प्राणी को दिया जाता है। यह अधिकारों को सदैव कर्तव्यों के साथ मिलाकर के देखा जाए, अधिकारों को सदैव कर्तव्यों के साथ मिलाकर के देखा जाए तो बिना कर्तव्यों के अधिकार क्या है? अधिकार असफल हैं साथियों। बिना कर्तव्यों के अधिकार असफल हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बिना कर्तव्यों के अधिकारों की कल्पना की नहीं जा सकती। यदि हम कर्तव्यों को अधिकारों के साथ मिलाकर के देखें, एक है मानी जाती है, इसकी विशेषताएं मानी जाती हैं। चलिए लिखना स्टार्ट करें हम लोग। अधिकार समाज की देन है। नंबर 1, अधिकार समाज की देन है, इसलिए अधिकारों का प्रयोग इसलिए हम अधिकारों इसलिए हम अधिकारों का प्रयोग समाज में रहकर ही कर सकते हैं। समाज के विरुद्ध अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो अधिकारों का प्रयोग हम केवल समाज में रहकर ही कर सकते हैं, क्योंकि ये समाज की देन मानी जाती हैं। समाज में रहकर ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, समाज के विरुद्ध इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो ये इसकी विशेषता मानी जाती है। अधिकार जो होता है, अधिकार सदैव गतिशील और परिवर्तनशील प्राणी को दिया जाता है। नंबर 2, अधिकार सदैव गतिशील एवं परिवर्तनशील प्राणी को दिया जाता है। अधिकार सदैव गतिशील एवं परिवर्तनशील प्राणी को दिया जाता है। तो जो गतिशील है, जो परिवर्तनशील है, उसको अधिकार हम देंगे। ये मार्कर है, गतिशील भी नहीं है, परिवर्तनशील भी नहीं है, इसलिए इसका कोई अधिकार नहीं है। ठीक। अतः समय एवं परिस्थिति के अनुसार
समय एवं परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो समय एवं परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। किसमें? अधिकारों में। जैसे शुरुआत में आपके कुछ कम अधिकार थे, फिर आगे चल कर के अधिकार बढ़े, वर्तमान में और अधिकार बढ़ेंगे, आगे चल कर के और अधिकार बढ़ेंगे। तो समय समय पर आप लोग देखते रहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट अपना, वो समय समय पर नया फंडामेंटल राइट्स निकालता रहता है। हाल ही में एक केस आया, उसमें आप लोग देखिए नया एक फंडामेंटल राइट्स निकाला है इन्होंने। तो नए समय समय पर नए नए अधिकार आपको सम्मिलित होते नजर आएंगे, नए नए अधिकार आपको मिलेंगे। तो समय एवं परिस्थिति के अनुसार इनमें अपना परिवर्तन होता रहता है। ठीक। अधिकार सदैव सामाजिक प्राणी को दिया जाता है। अधिकार सदैव सामाजिक प्राणी को दिया जाता है। तो अधिकार सदैव सामाजिक प्राणी को दिया जाता है, गैर सामाजिक प्राणी को नहीं दिया जाता। अधिकारों को सदैव कर्तव्यों के साथ मिलाकर के देखा जाता है। अधिकारों को सदैव कर्तव्यों के साथ मिलाकर देखा जाता है। बिना कर्तव्यों के अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना कर्तव्यों के अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती। अधिकारों को सदैव कर्तव्यों के साथ मिलाकर देखा जाता है, बिना कर्तव्यों के अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती। जब कर्तव्य हैं तभी आपको अधिकार मिलेंगे। तो हमने देखा होगा संविधान में भी हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो कर्तव्य और जो अधिकार होते हैं इनके अंदर एक बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। ऐसा नहीं है कि कर्तव्य अलग पढ़ेंगे हम अधिकार अलग पढ़ेंगे, नहीं, इनमें संबंध बहुत जबरदस्त होता है मेरे साथी। ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, अंतर्निर्भर होते हैं ये कर्तव्य और अधिकार। समझे? यदि आपको केवल कर्तव्य ही दे दिया जाए और अधिकार ना दिया जाए, और यदि आपको अधिकार दे दिए जाएं कर्तव्य ना दिए जाएं, तो ये क्या है, बात सुनिश्चित नहीं है, ये बात ठीक नहीं बैठेगी। आपको दोनों जरूरी हैं। कर्तव्य हैं, कर्तव्यों के बिना अधिकार शून्य हैं, और अधिकारों के बिना कर्तव्यों की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर हैं, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। जैसे ये क्या है, दो जिस्म एक जान है। जैसे आजकल के जो लड़का लड़की हैं तो वो क्या सोचते हैं, जब शादी की बात आती है वो क्या सोचते हैं कि हम दो जिस्म एक जान हैं। जो पति पत्नी होते हैं दो जिस्म एक जान होते हैं, यानी कि चोट एक को लगती है तो दूसरा वैसे चीखना लगता है, अरे क्या हुआ क्या हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसे ही कर्तव्य को कोई दिक्कत आती है, समझ लेना अधिकारों को दिक्कत आनी है। यदि आपके अधिकारों को दिक्कत आएगी तो कर्तव्य को भी दिक्कत आएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? यदि आपको केवल अधिकार दे दिए जाएं, कर्तव्य ना दिए जाएं, केवल आपको अधिकार है कि आप सबको जेल में डाल दीजिए, सबको जेल में डाल दीजिए, आपका कोई कर्तव्य दिया ही नहीं सरकार ने, कोई कर्तव्य नहीं है, आपका काम नहीं है कुछ भी। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, आप एक निरंकुश व्यक्ति बन सकते हैं। आप अपनी जो शक्ति है आपकी, वो आप उसका गलत प्रयोग करने लग जाएंगे, आप उसका गलत प्रयोग करेंगे। तो इसलिए साथियों इन दोनों के अंदर एक कैसा संबंध है,
इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, अंतर्निर्भर का संबंध है साथियों। समझे? इतनी बात क्लियर आपको? अधिकार जो होते हैं, अधिकार दो प्रकार की इनकी प्रवृत्ति होती है अधिकारों की। एक तो होते हैं नकारात्मक अधिकार, होते हैं सकारात्मक अधिकार। देखिए, अधिकारों की प्रवृत्ति, अधिकारों की प्रवृत्ति, अधिकारों की प्रवृत्ति। तो अधिकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रवृत्ति हैं अधिकार की। एक होती है नकारात्मक अधिकार, नकारात्मक अधिकार। दूसरा होता है सकारात्मक अधिकार। कौन सा अधिकार भैया? सकारात्मक अधिकार। ठीक। नकारात्मक अधिकार हम किसे कहते हैं? नकारात्मक अधिकार हम उसे उन अधिकारों को कहते हैं जिन पर राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं होता, यानी राज्य का कोई रिस्ट्रिक्शन होता ही नहीं है। ऐसे अधिकार जिन पर राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, ऐसे अधिकारों का हम क्या बोलेंगे? नकारात्मक अधिकार बोलेंगे। कैसे अधिकार? वे अधिकार, यहां पर लिख लीजिए, वे अधिकार जिन पर राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? नकारात्मक अधिकार बोलते हैं। वहीं हमारे सकारात्मक अधिकार क्या होते हैं? ये वे अधिकार होते हैं जिन पर राज्य का क्या होता है? प्रतिबंध होता है, अंकुश होता है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो सकारात्मक अधिकार ऐसे अधिकार जिन पर सरकार का क्या होता है? प्रतिबंध होता है। लिखिए, ऐसे अधिकार जिन पर राज्य के कुछ प्रतिबंध होते हैं, राज्य के कुछ प्रतिबंध होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? सकारात्मक अधिकार बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया सकारात्मक प्रवृत्ति कैसी, नकारात्मक प्रवृत्ति का अधिकार, सकारात्मक प्रवृत्ति का अधिकार। वे अधिकार जिन पर राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं होता उन्हें हम नकारात्मक अधिकार बोलते हैं। वहीं जैसे कि जिन अधिकारों पर प्रतिबंध होता है, अंकुश होता है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं सरकार के या राज्य के, उसको हम क्या बोलते हैं? सकारात्मक अधिकार बोलते हैं। अधिकार क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नैतिक एवं सामाजिक अधिकार, दूसरे होते हैं कानूनी अधिकार। जरा इसे रफ कीजिए, उसके बाद लिखते हैं हम लोग। आप क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, अधिकारों के प्रकार। डालिए। अधिकार एक कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारे नैतिक अधिकार, नैतिक अधिकार या सामाजिक अधिकार,
ठीक। दूसरे होते हैं हमारे कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नागरिक अधिकार, नागरिक अधिकार। दूसरे होते हैं राजनीतिक अधिकार। ठीक। तो मैंने आपको बताया कि जो अधिकार हैं, अधिकार एक नैतिक अधिकार, दूसरा सामाजिक, नैतिक अधिकार या सामाजिक अधिकार, दूसरा होता है कानूनी अधिकार। और कानूनी अधिकार भी दो प्रकार के, नागरिक अधिकार और दूसरा राजनीतिक अधिकार। ये जो हमारे नैतिक अधिकार होते हैं, नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनसे क्या होता है, व्यक्ति का नैतिक आचरण का विकास होता है। जिनका संबंध किससे होता है? जिनका संबंध व्यक्ति के नैतिक आचरण से होता है, या फिर इनसे जो विकास होता है, व्यक्ति का नैतिक विकास होता है, नैतिक आचरण का विकास होता है। अनेक विचारकों ने इन अधिकारों की संज्ञा ही नहीं दी है, इन नैतिक अधिकारों को अधिकार नहीं माना है। और राज्य भी इनकी सुरक्षा नहीं करता, नैतिक अधिकारों की। इसमें लिखिए नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के नैतिक आचरण से होता है। जिनका संबंध किससे होता है? व्यक्ति के नैतिक आचरण से होता है। अनेक विचारकों ने इनको अधिकार नहीं माना है, और राज्य भी इनकी सुरक्षा नहीं करता। जो नैतिक अधिकार होते हैं इनका जो संबंध होता है वो व्यक्ति के नैतिक आचरण से होता है, और विचारकों ने इनको अधिकारों की संज्ञा में नहीं रखा, अधिकार नहीं माना है। इनकी जो सुरक्षा है वो भी राज्य नहीं करता, इसलिए इनको हम राज्य नहीं कह सकते, सॉरी, इनको हम अधिकार की संज्ञा में नहीं डाल सकते, इसलिए हम इन्हें अधिकार नहीं कह सकते। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? चलिए, कानूनी अधिकार क्या होता है? कानूनी अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनकी रक्षा कौन करता है? जिनकी रक्षा राज्य करता है, और यदि इनका उल्लंघन होता है तो राज्य इसको लेकर के दंड का प्रावधान करता है। तो ये कानूनी अधिकार क्या होते हैं? कानूनी अधिकार क्या होते हैं? ये ऐसे अधिकार होते हैं, कैसे अधिकार होते हैं? ये ऐसे अधिकार होते हैं जिनकी रक्षा राज्य करता है। ऐसे अधिकार जिनकी रक्षा राज्य करता है, जिनकी रक्षा राज्य करता है, इनका उल्लंघन होने पर इनका उल्लंघन होने पर क्या होता है? इनका उल्लंघन होने पर राज्य दंड का प्रावधान करता है, दंड का प्रावधान करता है, दंड का प्रावधान करता है।
तो कानूनी अधिकार क्या होते हैं? कानूनी अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनकी सुरक्षा राज्य करता है और इनका उल्लंघन करने पर राज्य क्या करता है? इसका दंड का प्रयोग करता है, दंड देता है व्यक्ति के लिए। ये कितने प्रकार के होते हैं? फिर दो प्रकार के होते हैं, एक नागरिक अधिकार, दूसरा राजनीतिक अधिकार। तो जैसे आपसे मैं बोलूं कि भाई समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, है ना, आश्रय का अधिकार, जीवन का अधिकार, परिवार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये क्या है? क्या इनकी सुरक्षा राज्य नहीं करता? करता है। यदि आपको शिक्षा न दी जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपको आदेश देता है सरकार के लिए कि नहीं, आप इनके अधिकार को उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे आप लोगों से कह दिया जाए कि आप वोट नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते भाई? आप किस आधार पर पक्षपात कर रहे हैं हमारे साथ? तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट फिर आदेश करेगा सरकार को कि आप इनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये हमारे राजनीतिक अधिकार हैं। तो ये जो कानूनी अधिकार होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, नागरिक अधिकार, कानून, राजनीतिक अधिकार। तो कानून, नागरिक अधिकार में भी कुछ अधिकार आते हैं और राजनीतिक अधिकार में भी कुछ अधिकार हमारे आते हैं। तो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप लोग अपनी कॉपी बना लें। जैसे मैं आपसे कहूँ समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जैसे मैं आपसे कहूँ समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, आश्रय का अधिकार, आश्रय का अधिकार। तो ये कैसे अधिकार हैं? ये सब हमारे नागरिक अधिकार हैं। ये सभी अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ये कुछ अधिकार हैं महत्वपूर्ण जो क्या होते हैं? नागरिकों को प्राप्त अधिकार होते हैं। इन्हें हम नागरिक अधिकार बोलते हैं। कुछ अधिकार हमारे राजनीतिक अधिकार होते हैं। लिखिए, नागरिक राजनीतिक अधिकारों में कौन कौन आते हैं? जैसे मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार, मत प्राप्त करने का अधिकार, मत प्राप्त करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक पद को ग्रहण करने का अधिकार, सार्वजनिक पद को ग्रहण करने का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार, तो मतदान का अधिकार, मत प्राप्त करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक पद को ग्रहण करने का अधिकार, आवेदन पत्र को ग्रहण करने का अधिकार, ये क्या होते हैं? हमारे राजनीतिक अधिकार माने जाते हैं।
कैसे अधिकार माने जाते हैं? राजनीतिक अधिकार माने जाते हैं। अधिकारों के कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं साथियों। अधिकारों क्या होते हैं? कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं। जैसे अधिकारों के कुछ प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ लिखिए, अधिकारों के कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं। अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत। अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैसे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत, कानूनी अधिकारों के सिद्धांत। लिखिए, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत, ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। तो कानूनी अधिकारों के सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत होता है आदर्शवादी या नैतिक अधिकारों के सिद्धांत। यहां पर लिखे आदर्शवादी, आदर्शवादी या नैतिक अधिकारों का सिद्धांत। तो आदर्शवादी या नैतिक अधिकारों का सिद्धांत, मानव अधिकारों का सिद्धांत, मानव अधिकारों का सिद्धांत है, समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत, समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत। और एक और है अपना अंत में, जिसे हम बोलते हैं अधिकारों के सिद्धांत का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। कैसे? मार्क्सवादी दृष्टिकोण, अधिकारों के सिद्धांत का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। यानी कि जो मार्क्सवादी थे वो अधिकारों के बारे में क्या सोचते थे, उनका सिद्धांत क्या था। तो ये सभी बातें साथियों इस हमारी क्लास में रहीं। ज़्यादा बड़ी क्लास हमने नहीं रखी क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो अधिकारों के सिद्धांत पर होगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की। क्योंकि ऐसा होता है ज़्यादा समय हम व्यतीत नहीं करते हैं इन चीज़ों में। जो बेसिक है वो हमने बता दिया। अब प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत है उसे आप लोग सही से समझिएगा। जो अधिकारों के सिद्धांत है हम उसे सही से समझेंगे, तभी हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है सही से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ। अपने नए नए साथी जो हैं आपको उनको क्लास शेयर कीजिए और उनसे बताइए कि सर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। परिवार आपके साथ है और आप भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, तैयारी करते रहिएगा, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा। तो चलिए, जब तक के लिए मैं नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।